पूरी डाल दे चीनी। आ जाओ। फिर से आ गया और सेव लिया जाओ। वही लेक्चर। पापिया बेगोनिया। हाँ बे साला 3-3। Students will start class with pharmacology. You know this is a class for प्रेरणा स्कीम। आप लोगों को पता ही होगा प्रेरणा स्कीम किस लिए है। जीपैट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए है। जीपैट एग्जामिनेशन जो कि बी फार्म के बाद आपको देना है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जीपैट, जिसके थ्रू आपको रिनाउंड इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा मेरिट बेस पे, साथ में स्कॉलरशिप भी मिलेगा। और ये जीपैट स्कोर हमेशा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे आपके कैरिकुलम में ऐड रहेगा, जिसके थ्रू की लाइफ लॉन्ग आपको उसको वेटेज मिलेगा। जीपैट एग्जामिनेशन की बात करें तो क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस आते हैं उनके स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं। और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए यू मस्ट स्टडी इन डेप्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन डेप्थ? बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं पास होने के लिए, और कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं, कौन बात कर रहा है, कि उनको आगे लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। जीपैट एग्जामिनेशन एक आप समझ सकते हो कि दिस इज अ डोरवे टू गेट ए बेटर अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। टिल नाउ द क्वेश्चन पैटर्न इज मल्टीपल चॉइस। तो जीपैट में क्वेश्चन आता है सब मल्टीपल चॉइस रहते हैं। वी मोस्टली थिंक मल्टीपल चॉइस इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट बिकॉज द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑलवेज। जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक करेक्ट होता है, और जब आंसर हमारे सामने है फिर तो बहुत आसान है, देख के समझ जाएंगे। अगर आंसर सामने ना हो तो याद करना पड़ता है, कभी कभी भूल जाते हैं। जब आंसर सामने होता है तो बहुत आसान है, लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जो आंसर या ऑप्शंस होते हैं वो इतने ज्यादा क्लोज होते हैं और इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं कि जब तक आपका बेस क्लियर ना हो, आपकी बोलना चाहिए ना फाउंडेशन क्लियर ना हो उस सब्जेक्ट का, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और मोस्टली आप कंफ्यूजन में गलत ही अटेम्प्ट करेंगे। तो इसलिए जो प्रेरणा स्कीम की पढ़ाई होगी वो क्लास की पढ़ाई से थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, इन डेप्थ होगा, आपको चीजों को बहुत ही गहराई में जाके समझना पड़ेगा। बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट वी हैव वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर, तो हम बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं ले सकते और फास्ट चलेंगे और डिटेल में चलेंगे। नाउ इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर choice. How do you prepare? Do you want to prepare or you don't want to prepare? अगर आपको M.Pharm करना है, किसी अच्छी जगह से करना है, अच्छे ब्रांच में करना है और स्कॉलरशिप चाहिए, तो आप डिटरमिन्ड होके प्रेरणा स्कीम के लिए तैयारी करिए। और आप डिटरमिन्ड नहीं है, सोचने में टाइम गवाएंगे, तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन टाइम भी आपके पास बहुत कम बचेगा। तो जिनको भी आप जीपैट के बारे में अच्छे से सर्च कर लीजिए, उसके अपॉर्चुनिटीज और उसकी स्कोप के बारे में जान लीजिए और बहुत जल्दी आपका मन बना लीजिए, देन पढ़ाई में लग जाइए। तो जितना लेट करेंगे उतना ही कम समय आपके लिए बचेगा। द स्टूडेंट्स हु आर इन 3rd ईयर दे हैव एनफ टाइम, बट हु आर इन 4th ईयर द टाइम इज वेरी लेस, दे आर ऑलरेडी लेट फॉर द प्रिपरेशन। सो फार्माकोलॉजी ऑब्वियसली जो 3rd ईयर के स्टूडेंट है दे हैव ऑलरेडी स्टडीड फार्माकोलॉजी, बट 2nd ईयर में मे बी अभी फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है। If you want to prepare for GPAT, you must start with from the beginning, because in-depth study cannot be taken from in between. बीच में से कुछ भी टॉपिक उठा के पढ़ाई नहीं हो सकती है, आपको शुरू से लेके एक प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना पड़ता है। Now in case of pharmacology, there are two important terms, pharmacokinetic and pharmacodynamic. I think all of the students have learned about this term. जानते हैं वो क्या होता है pharmacokinetic और pharmacodynamic, but relate with the pharmacology of a drug.
एक ड्रग की फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक्स का क्या रिलेशन है, वो हम सिर्फ एक डेफिनेशन जैसा जानते हैं। एक्चुअल इन डेप्थ मॉलिक्यूलर लेवल मैकेनिस्टिक लेवल पे हम उसको नहीं जानते। Again, I remind you what is pharmacodynamic. Pharmacodynamic, जो common term everyone uses, that is the effect of drug on the body. That is pharmacodynamic. The effect of drug on the body. मतलब ड्रग बॉडी में जो इफेक्ट करता है उसको हम फार्माकोडायनामिक बोलते हैं। ड्रग बॉडी में क्या इफेक्ट करता है? किसी भी ड्रग को हम लेते हैं, ड्रग हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देता है। जैसे कोई ड्रग पेन को कम करता है, कोई ड्रग फीवर को कम करता है, कोई ड्रग हार्ट रेट को कम करता है। सो एवरी ड्रग व्हेन यू टेक इट फॉर अ पर्पस। आपका एक उद्देश्य होता है उसको लेने का, और जो उसका वो बोलना चाहिए ना कि प्री डिसाइडेड जो हमारा एम होता है जिसके लिए हम वो ड्रग को लेते हैं, दैट इज फार्माकोडायनामिक और द effect of drug on the body. And what is pharmacokinetic? The effect of body on the drug. Body उस ड्रग के साथ क्या करती है, वो है फार्माकोकाइनेटिक। हम बस वन वे सोचते हैं, द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। हम ये सोचते ही नहीं है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक ए बिग मशीन। देखने में छोटा होता है बट दैट इज ए बिग मशीन, and so many functions are going on simultaneously, and every function is interrelated, interconnected based on each other. They have a multitude of effect. So drug body में अगर एक effect करता है तो body drug के ऊपर 10 effect करता है। So that way pharmacodynamic is quite simple, what the drug does to the body, but pharmacokinetic is very complicated. What the body does with the drug, body drug के साथ क्या करती है। एक अनवांटेड चीज हमारी बॉडी में आ गई, बॉडी उसको फॉर ग्रांटेड कभी नहीं लेती और बॉडी उसको प्रोसेस करती है। एंड व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ द बॉडी? क्यों बॉडी ड्रग के साथ कुछ ना कुछ करती है? वो सिर्फ एक एम से करती है, दैट इज गेट रीड ऑफ माई बॉडी। मेरी बॉडी से बाहर निकल जाओ, मुझे नहीं चाहिए ड्रग। बॉडी को ये लगता है कि ये बाहर की चीज है और हमारे शरीर को इसकी जरूरत नहीं है, तो बॉडी को कोई मतलब नहीं है कि ड्रग क्या रिस्पॉन्स कर रही है, शायद हमें अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। ह्यूमन बॉडी का द ओनली वन टारगेट इज दैट टू प्रोसेस द ड्रग, टू गेट इट एक्सक्रीटेड, एलिमिनेटेड और गेट आउट ऑफ द बॉडी। बॉडी से बाहर निकालना चाहती है उसको जल्दी से जल्दी। दिस इज फार्माकोकाइनेटिक। जैसे ही हम किसी ड्रग को लेते हैं, व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग, द बॉडी डज एवरीथिंग टू get rid of it, to excrete it, to take it out of the body. That is pharmacokinetic. तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या हुआ? जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो बॉडी उसके साथ क्या क्या करती है ताकि बॉडी से बाहर निकल जाए। तो नॉर्मली हम ड्रग को लेते कैसे? हाउ वी टेक ए ड्रग, दैट इज द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। The different ways, different pathways, different methods by which we take a drug is called route of administration. मतलब ड्रग लेने का अलग अलग तरीका क्या होता है। सो मोस्ट कॉमन वी नो दैट इज ओरल एंड पेरेंट्रल। मतलब मोस्टली हम ड्रग को ओरली लेते हैं या फिर इंजेक्शन रूट से लेते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम अदर टेक्निक्स लाइक टॉपिकल, सपोजिटरी एंड अदर थिंग्स, बट 90% ड्रग इज टेकन इधर ओरल और इधर पेरेंट्रल। तो अगर हम ओरली लेते हैं तो ड्रग हमारे मुंह में जाता है, मुंह से हमारे पेट में जाता है। From the oral cavity it goes to the stomach, and if we take a drug parenterally, the drug directly goes to our blood. और जो ड्रग हम orally लेते हैं उसका भी अल्टीमेट टारगेट ब्लड ही है, उसको भी ब्लड में पहुंचना है। तो दैट मीन्स चाहे हम ड्रग को orally ले चाहे हम parenterally ले, ड्रग हैज टू पास थ्रू मल्टीपल मेम्ब्रेन। बहुत सारे मेम्ब्रेन को उसको क्रॉस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू हाउ द ओरल ड्रग्स क्रॉस मल्टीपल मेम्ब्रेन। इफ यू टेक ए ड्रग ओरली, it goes to your mouth cavity. If we take it with some quantity of water, it get dissolved, dispersed, and in the stomach it get absorbed. Absorbed means
It passes the stomach wall and comes into the blood. From the blood, it goes to different organs like liver, kidney, heart, spleen, brain, all over the body. From blood to liver, again it will cross the blood vessel membrane, cross the liver membrane and get inside the liver. For getting into the kidney, again it will cross the blood vessel, cross the liver membrane, cross the kidney membrane, glomerulus membrane and get inside the kidney. That means for getting inside each and every organ, the drug has to pass through different type and different variety of membrane. हाँ, क्योंकि ब्लड का भी खुद का एक मेम्ब्रेन होता है, कवरिंग होता है ब्लड वेसल का, हर एक ऑर्गन में मल्टीपल कवरिंग होता है, मेम्ब्रेन होता है। तो मतलब जितना ड्रग को बॉडी के अंदर 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 जाना है उतना ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। अगर उसको ब्रेन में जाना है तो उसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना है, देन ब्रेन के ब्लड वेसल्स को क्रॉस करना है, देन ब्रेन के इंट्रासेलुलर फ्लूइड में उसको, या आप बोल सकते हैं स्पाइनल फ्लूइड में उसको जाना है। So that means pharmacokinetic is always dominated by, controlled by the membrane transport. कैसे ड्रग मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, मेम्ब्रेन क्रॉस करने के ऊपर ही उसकी फार्माकोकाइनेटिक डिपेंड करता है। अगर आपने एक्स ड्रग लिया, वो स्टमक में गया, उस स्टमक से ब्लड में जा ही नहीं पाया, तो क्या होगा, उस स्टमक से हमारे फीसिस के साथ वो बॉडी से बाहर चला जाएगा किसी काम करने में। अगर वो ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, ब्लड से एब्जॉर्ब होकर ब्रेन में जाके कुछ काम करेगा, तब हमारे काम का होगा। तो वही ड्रग एक्चुअली थेराप्यूटिकली बेनिफिशियल या यूजफुल होता है विच कैन क्रॉस मल्टीपल मेम्ब्रेन। तो ड्रग को बेनिफिशियल या यूजफुल होने के लिए मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। और मेम्ब्रेन कैसे क्रॉस करना है अगर हम उसको जान पाएंगे, देन यू कैन एज्यूम a particular drug, when a particular drug is taken and the target of organ is heart, how it will going to get inside the heart and how much time it will take to get inside the heart. Now, membrane transport की जो अलग अलग प्रोसीजर है हम उसको पढ़ेंगे। आप इस पे एक ओवरव्यू देख लीजिए। द फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक? इट इज a combination of absorption, distribution, metabolism and excretion. Absorption, that means from stomach to the blood. Then distribution from blood to different body organs, that is called distribution. And from different body organs to liver for biotransformation or metabolism. We call it biotransformation and also metabolism. And after metabolism, it will go to the kidney for excretion. So this is a normal course of drug: absorption, distribution, metabolism and excretion. But always remember, this is not sequential. मतलब एक के बाद एक नहीं होता, ये simultaneously चलता है। मतलब जितना ड्रग, अब आपने 100 mg ड्रग लिया तो at once 100 mg तो एब्जॉर्ब होगा नहीं ना, धीरे धीरे होता जाएगा। हो सकता है 2 घंटा लगेगा एब्जॉर्प्शन में। मतलब 100 mg में से शुरू के 5 mg हो सकता है 1 घंटे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, सबसे आखिरी की 5 mg उसकी भी 2 घंटे बाद हो, समझ रहे हो? तो आप जो जैसे एब्जॉर्प्शन हुआ और वो 5 mg ब्लड में चला गया, वो 5 mg फिर डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा, वही 5 mg आगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चला जाएगा, देन एक्सक्रीशन होगा। और जबकि ऑलरेडी आधा क्वांटिटी ऑफ ड्रग आपके स्टमक में रह गया, अभी तक पहुंचा नहीं है ब्लड में। तो इसका मतलब ये सीक्वेंशियल नहीं होता कि एक बार पूरा ड्रग एब्जॉर्ब होगा, देन वो पूरा ड्रग ब्लड से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन वो पूरा ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा। इट नेवर हैपेंस। द प्रोसेस गोज साइमल्टेनियसली, एक साथ चलता रहता है। जितने क्वांटिटी एब्जॉर्ब होता है, बिकॉज मेम्ब्रेन क्रॉस करने में उसको टाइम लगता है, क्योंकि वो बैरियर होते हैं। एक्चुअली मेम्ब्रेन बना ही इसलिए होता है कि प्रोटेक्ट कर सके बॉडी को। जैसे हमारे घर के खिड़की दरवाजे होते हैं, इसलिए होते हैं कि हवा, पानी, कीड़े मकोड़े घर के अंदर ना हो। सो they are actually protective barrier, just like membrane, they are protective barrier, they are not meant to be crossed. हम बनाते हैं इसलिए खिड़की दरवाजा की अनवांटेड चीजें अंदर ना आए, फिर भी आ जाती है। just like that, ड्रग का पहले एब्जॉर्प्शन होता है, then distribution होता है, then biotransformation, then excretion, but all the process goes on simultaneously in a single shot. एक के बाद एक नहीं होता, एक ही साथ चलता रहता है। Now, to understand the membrane transport,
you must understand what is a membrane. membrane होता क्या है? What is a membrane? Just like cell membrane. जैसे हमारी हर सेल में एक मेम्ब्रेन होता है और बहुत सारे सेल मिलके एक ऑर्गन होता है, देन उस ऑर्गन का एक मेम्ब्रेन होता है, देन उस ऑर्गन या ऑर्गन कैविटी को कंट्रोल करने के लिए एक मेम्ब्रेन होता है, देन हमारी पूरे बॉडी में एक मेम्ब्रेन होता है जो कि हमारा स्किन होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी करोड़ों सेल से बना हुआ है, ईच एंड एवरी सेल हैज ए मेम्ब्रेन and a cluster of cell is an organ has a membrane, just like imagine in our abdominal cavity, हमारे पेट के अंदर क्या क्या होता है, किडनी होता है, लीवर होता है, स्टमक होता है, पेनक्रियास होता है, इतने सारे ऑर्गन होता है। हर ऑर्गन का अपना अपना मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर जो सेल होता है उसकी खुद की मेम्ब्रेन होता है। देन हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका एक अपना मेम्ब्रेन होता है। देन एब्डोमिनल कैविटी फिर हमारी बॉडी के अंदर है, तो हमारी बॉडी की स्किन भी होती है। तो हर मेम्ब्रेन किसी ना किसी चीज को कवर करके रहता है। तो मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है एक कवर। तो ये किस चीज का बना होता है? मेम्ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड प्रोटीन्स। हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन्स मतलब हमारी बॉडी में हर एक कंपाउंड में कार्बन ऑब्वियसली होता है, बट द कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होता है, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन इन बिटवीन एंड कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब होता है, यू कैन सी इन दी पिक्चर, दिस इज ए डबल लेयर। एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है, और बीच में आके दोनों लेयर कोलैप्स हो रहे हैं। और आप उसमें देख रहे हैं देयर आर हेड लाइक स्ट्रक्चर एंड टेल लाइक स्ट्रक्चर, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। दैट मीन्स ऑल दीज layers, this is a bilayer illustration of the organism of biological membrane. Now this is a bilayer, this is the internal side of the cell, this is the external side of the cell. तो सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। सो दिस इज कॉल्ड साइटोसोल। एंड सेल के बाहर क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दिस इज ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नाउ ये जो बाइलेयर होता है, बाइलेयर ऑब्वियसली पानी में नहीं घुलता। दैट मीन्स हमारी बॉडी 90% वाटर बेस्ड होता है, बट ये मेम्ब्रेन उस वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट में सस्टेन करता है। दैट मीन्स दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, बट दे आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब ये होता है वो हार्ड या फिक्स नहीं होते, डायनामिक नहीं होते, काइनेटिक होता है, मतलब मूव करते रहते हैं। तो आई कैन गिव ए सिंपल एग्जांपल जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मेम्ब्रेन क्या होता है। एक बॉल लीजिए, बॉल के ऊपर आप मान लीजिए कि आपके पास एक आलू है ना, बॉल समझ लीजिए, और उसके ऊपर आपने घी का लेयर चढ़ा दिया। तो आप देखेंगे कि दैट घी विल मेक ए प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द पोटैटो, बट द लेयर इज इन मूवमेंट। मतलब वो घी का लेयर जो है वो फिक्स नहीं होता, आप जिस तरफ घुमाएंगे उस तरफ घूमेगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फ्लो होके नीचे आ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो जम जाएगा, बैठ जाएगा। बट दिस इज नॉट हार्ड और रिजिड। छिलका नहीं होता, कोई शेल नहीं होता, ये एक लिक्विड काइनेटिक स्ट्रक्चर होता है। सेम ऐसा हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, दिस इज ऑलवेज मूविंग। वो मूव करता रहता है, बदलता रहता है, बट कभी इंटरनल स्ट्रक्चर को छोड़ता नहीं है, उसको हमेशा पकड़ के रखता है। सेम ऐसा सेल मेम्ब्रेन होता है एंड ईच एंड एवरी मेम्ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। But does they allow these substances to go inside? क्या वो चीजों को अंदर जाने की परमिशन देते हैं? नहीं देते नॉर्मली। They are made up of for transporting the endogenous thing. Endogenous things मतलब हमारी बॉडी में जो चीजें होती है, जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन, उनको आने या जाने के लिए बने होते हैं, बाहर के ड्रग्स के लिए नहीं होते, क्योंकि ड्रग्स कभी बॉडी में शुरू से इंट्रोड्यूस नहीं होते। But we can utilize the internal transport system to carry forward the drug also. मतलब हम सोडियम ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं, हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं, हम एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं, और इनको मैनिपुलेट करके हम सेल के अंदर उसी ट्रांसपोर्ट को यूज करके जा सकते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, आप देखिए बाइलेयर मतलब दो लेयर का कोलैप्स होता है, मतलब एक लेयर की जगह दो लेयर होता है ताकि बेटर प्रोटेक्शन मिले। और दूसरा बाइलेयर इसलिए भी होता है
जो आउटर और इनर पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? ये वाटर लविंग होता है, मतलब थोड़ा बहुत पानी में घुल जाता है। लेकिन द इंटरनल मैट्रिक्स और द बाइलेयर के बीच का जो पोर्शन होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब ये कभी पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म में, बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। तो ये जो लेयर है साइटोप्लाज्म के साथ थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाएगा, ये जो लेयर है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाएगा, बट द लेयर इन बिटवीन इज इनसॉल्युबल, दैट मींस वो कभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व आउट नहीं होगा। और क्योंकि वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हल्का सा डिसॉल्व हो सकता है, साइटोसोल में हल्का सा डिसॉल्व हो सकता है, दैट्स व्हाई इट विल बी ऑलवेज मूवेबल। ऑल द मेम्ब्रेन हैज दिस प्रोटीन्स, यू सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज ए प्रोटीन कोर। एक बड़ा सा प्रोटीन का चैनल है ना, चैनल समझ सकते हो, पाइप जैसा है जो कि आर पार है, मतलब थ्रू है। दिस इज थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम द इंटरनल लेयर टू द एक्सटर्नल लेयर। सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ पैसेजवे फॉर ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आप इसको आसानी से पैसेजवे जैसा यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर का दीवार बना है, दीवार पूरी तरह से इंटैक्ट है, और लेकिन बीच में हमने एक पाइप डाल दिया ताकि कभी पानी वानी जमा हो तो पानी घर से बाहर निकाल सके। तो जस्ट लाइक दैट, वो पाइप क्या है, घर के अंदर से लेके घर के बाहर तक है। नॉर्मली हम उसको कोई चीज फंसा के बंद कर देते हैं ताकि चूहे कीड़े मकोड़े अंदर ना आ सके, लेकिन जरूरत हो तो उसको खोल भी सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, पूरा मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, बट उसके बीचों बीच प्रोटीन है जो कि टोटली इन्वेट करके चला गया। इन्वेट मतलब बीच में से आर पार होके चला गया। एंड देयर आर सम प्रोटीन्स who are only attached to the outer surface or only in the inner surface। वो आर पार नहीं है, या तो बाहर से बाइंड हो रहा है या अंदर से बाइंड हो रहा है, ये भी ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नाउ इफ यू वांट टू पास दिस मेम्ब्रेन, यू इमेजिन यू आर ए ड्रग कैंडिडेट, आप एक ड्रग हो और आपको इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। तो व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज, क्या क्या तरीके आपके पास है टू क्रॉस द मेम्ब्रेन? तो सबसे सिंपल जो पास करने का तरीका है किसी भी मेम्ब्रेन को, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आप लोगों ने केमिस्ट्री में स्कूल स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? अगर आप उसको सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बोले तो डिफ्यूजन का मतलब होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए। अब बोले कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? मतलब एक मेम्ब्रेन है, एक उसके इस तरफ गाढ़ा सोल्यूशन है, उसके दूसरी तरफ पतला सोल्यूशन है, और वो बीच में एक मेम्ब्रेन है, तो टेंडेंसी क्या होगी? गाढ़े की टेंडेंसी होगी, थोड़ा थोड़ा पतले की तरफ आओ, तब तक आओ दोनों जब बराबर की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। सिंपल लैंग्वेज में आप उसको बोल सकते हैं डिफ्यूजन। मैं समझाऊं कैसे होता है। आपने किशमिश लिया, किशमिश क्या है? सिकुड़ा हुआ है और मीठा है, दैट मींस इस किशमिश के अंदर बहुत सारा शुगर है, और सिकुड़ा हुआ है, उसकी जो स्किन है बहुत श्रिंक्ड है। श्रिंक्ड मतलब क्या है? इसके अंदर सोल्यूशन बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा है लेकिन लिक्विड कम है। आप उस किशमिश को उठा के पानी में डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, अब उसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल बढ़िया फूल गया है, अच्छा बढ़िया फूल गया है, लेकिन फूल के ब्लास्ट नहीं हुआ है, फूल गया है। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद देखेंगे कैसे फूल गया है। उसका जो शुगर है वो अंदर है और कंसेंट्रेटेड है, और बाहर जो है वो सिर्फ पानी है, उसमें शुगर नहीं है। तो बाहर का पानी उस किशमिश के अंदर जाएगा और उसके शुगर को डाइल्यूट करता जाएगा तब तक करता जाएगा जब तक उसकी कंसिस्टेंसी बाहर के लिक्विड की कंसिस्टेंसी के बराबर ना हो जाए, या फिर और ज्यादा वॉल्यूम को एकोमोडेट ही ना कर पाए, मतलब वो मैक्सिमम फुल चुका है, सोयल हो चुका है, उसके बाद वो सोयल नहीं हो सकता, तब तक वो होगा। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो आप इसमें देखिए डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, सिर्फ वाटर अंदर जा रहा है, शुगर बाहर नहीं आ पा रहा है, उस किशमिश के बाहर नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, तो वो किशमिश का जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही छोटा है, H2O कितना छोटा सा फॉर्मूला है, molecular weight is very less, so you can easily pass through the membrane and get inside the kismis। तो आप देखिए किशमिश आपका खुल गया है। So this is a simple example of diffusion। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप देखिए यहाँ पे
इस साइड में बहुत ज्यादा चीजें हैं और इस साइड में कम चीजें हैं, तो इस साइड से चीजें कम, जहाँ पे कम है वहां जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, तब तक जाएगा जब तक दोनों तरफ ये रेड डॉट बराबर ना हो जाए। जैसे रेड डॉट दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन। ट्रांसफर और transport of material from high concentration to low concentration till the concentration in both the side is equal. This is called diffusion. तो हमारी मेम्ब्रेन में भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन यू सी व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि डिफ्यूजन उसी का हो सकता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, जो छोटा हो, बड़ा चीजें पास ही नहीं हो सकता। आप इस मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखिए, बड़ी चीजें उससे क्रॉस ही नहीं हो सकती, उनकी छोटी छोटी चीजें जा सकती है। सो नाउ इसकी ये डिफ्यूजन से हमारी सेल मेम्ब्रेन से क्या जा सकती है? सिर्फ ऑक्सीजन जा सकती है, वाटर जा सकती है और कभी कभी अल्कोहल जा सकती है, जिनकी मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा हो। ड्रग तो नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। बट हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे। अगर आप उसको समझोगे नहीं तो आगे की ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को नहीं समझोगे। So this is a method to transfer a liquid substance or the substance having very less molecular weight, but mostly drugs are high molecular weight substances. They cannot pass through diffusion. Now there is another way, filtration. फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है? फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन अलग अलग है। डिफ्यूजन में आप क्या करेंगे? मेम्ब्रेन के अंदर डिसॉल्व होते हुए अंदर जाएंगे, है ना, मेम्ब्रेन में घुलते हुए अंदर जाएंगे। बट फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन की पोर से अंदर जाएंगे, गैप से। अब देखिए, दो ये जो हेड है उसके बीच में जो बिल्कुल बारीक गैप है, आप जब उसके अंदर से अंदर जाएंगे तो हम उसको फिल्ट्रेशन बोलेंगे। अगेन फॉर फिल्ट्रेशन molecular weight is a barrier because these membrane pore, in the membrane there are pores, but pores are very small, मतलब mostly 4 to 8 एंगस्ट्रॉम साइज होती है, मतलब नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो उसके थ्रू क्या पास हो सकता है? मोस्टली वाटर ही पास हो सकता है। तो फिल्ट्रेशन से भी जाना मुश्किल है। बट फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन इज द वेरी सिंपल वे ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। नाउ आप बोलेंगे क्या ड्रग, अब जैसे मैंने आपको बोला कि ड्रग्स आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर ऑफ सब्सटेंसेस, दे कैन नॉट पास थ्रू डिफ्यूजन, बट डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट फॉर ड्रग्स। आई हैव टोल्ड यू बिफोर। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। डिफ्यूजन तब इंपॉर्टेंट है जब हम इस दोनों सोल्यूशन की पीएच को कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, पूरा पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। नाउ ये जो रेड डॉट या ब्लू डॉट, दीज आर सोल्यूट। सो जब हम कोई चीज सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूशन में दो चीज होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके सोल्यूशन बनता है। सोल्यूट क्या होता है? जो चीज घुलते हैं। सॉल्वेंट मतलब जिसमें घुलते हैं। सो फॉर ए sugar solution, sugar is the solute, water is the solvent, and combination of both makes sugar solution. So for every liquid substance, liquid solution, there is a solute, there is a solvent. तो हमारी बॉडी में जो हमारी सेल होता है उसके अंदर सल्यूट क्या है? वाटर है। ब्लड है तो प्लाज्मा है। सॉल्वेंट क्या है? उसके अंदर जो आयंस है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयन एंड प्रोटीन, एमिनो एसिड, शुगर, दे आर सॉल्वेंट। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, दैट इज पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। हर एक सॉल्यूशन का अपना पीएच होता है। आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज पीएच। पीएच इज द मार्कर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब उसका जो पीएच वैल्यू है, इफ इट इज लेस देन 7, बिटवीन 1 to 7 the solution is acidic. If it is 7, this is neutral. If it is 6 to 1, it is acidic. 7 is neutral. 8 to 14 is again basic. Now, drug कैसे इस diffusion में participate कर सकते हैं? Assume this is a drug solution and the red dot is drug. और इस solution का pH है 6. जैसे ही ड्रग इसमें गया तो क्या होगा? ड्रग का ब्रेकडाउन होगा। मीन्स हमने लिया सोडियम पेंटोबार्बिटोन, मतलब दिस इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ पेंटोबार्बिटोन। तो जैसे ही वो सॉल्यूशन में जाएगा, डिपेंडिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, देयर विल बी आयनाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। ब्रेकडाउन मतलब वो मेटाबोलाइज होकर टूट नहीं जाएगा, सिर्फ उसकी आयन उससे अलग हो जाएगी। सोडियम पेंटोबार्बिटोन में से पेंटोबार्बिटल अलग हो जाएगा, सोडियम आयन अलग हो जाएगा। बट दिस विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन द पीएच फेवर्स। पीएच फेवर करेगा तभी होगा। अब सिंपल रूल याद रखिए, वेरी वेरी सिंपल। ड्रग एसिडिक,
solution acidic, no ionization. Drug acidic, solution basic, so there will be ionization. ठीक है? Acidic drug, acidic medium, no ionization. Acidic drug, basic medium, ionization. Now for the basic drug. Basic drug, basic media, no ionization. Basic drug, acidic media, ionization. So आप देखेंगे similar, no ionization. Contrast, ionization. Acidic drug, acidic media, no ionization. Basic drug, basic media, no ionization. Acidic drug, basic media, ionization. Basic drug, acidic media, ionization. क्यों ionization होगा? कि drug acidic है, solution basic है, तो obviously उसके ions टूट जाएंगे. और जैसे ही ड्रग का आयनाइजेशन होता है, दिस बिकम्स वाटर सॉल्युबल. और जैसे ही वो वाटर सॉल्युबल है, यूजिंग वाटर एज अ व्हीकल इट कैन डिफ्यूज, क्योंकि अब ड्रग वाटर में घुल गया है, सॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल नहीं है ना. तो आप देखिए डिफ्यूजन से भी बहुत सारे ड्रग्स जा सकते हैं, बट फॉर डिफ्यूजन इन अ मीडिया ड्रग शुड बी सॉल्युबल एंड दिस सॉल्युबिलिटी इज बेस्ड ऑन द पीएच. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. The pH of the blood is always 7. So what is the significance of pH? जब blood हमेशा 7 ही होता है, तो pH हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो लिक्विड कंटेंट है, that is not only blood. हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन है, हर ऑर्गन का अलग अलग pH होता है. अब जस्ट फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करो आपने ड्रग ऑरली लिया है, तो आपके स्टमक में गया, तो स्टमक का pH क्या है? स्टमक का pH तो 4 से 6 के बीच में है. जब आपने खाना खाया हो 4 to 6 के बीच में, तो the pH of the media is acidic. So if the drug is acidic, drug का आयनाइजेशन नहीं होगा. जैसे एस्पिरिन लिया, उसका आयनाइजेशन नहीं होगा. If the drug is basic, मॉर्फिन लिया, तो ड्रग का आयनाइजेशन होगा, क्योंकि ड्रग इज बेसिक. ठीक है? अब वही ड्रग आपने एम्प्टी स्टमक लिया, आपने खाना नहीं खाया, तो आपका स्टमक का pH 1 या 2 है, 1 or 2, this is highly acidic. Then there will be chances that drug की आयनाइजेशन के बजाय ड्रग का स्ट्रक्चर ही टूट जाए, because this is just like a strong acid. So इसलिए हम जब भी ड्रग यूज करते हैं, there is specific instruction. Take it before food, take it after food, take it with milk, take it with water, to manipulate the solubility of the substances so that it can easily get absorbed. इसलिए हम ये सब यूज करते हैं. तो इसलिए बॉडी का पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे हमने स्टमक के पीएच के बारे में जाना, आप देखिए आपका यूरिन का पीएच क्या होता है. मोस्टली आपका यूरिन का पीएच बेसिक होता है, क्योंकि यूरिन कंटेन्स मेनली नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स. उसमें बहुत सारे नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, एमोनिया कंटेंट होता है, जिसकी वजह से यूरिन में फाउल स्मेल आती है, बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, है ना. तो ऑलवेज द पीएच ऑफ द यूरिन इज बेसिक, एंड यू कैन सी द यूरिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया फॉर एक्सक्रीशन. उसी के थ्रू मोस्ट ऑफ द ड्रग बॉडी से भाग जाते हैं, एक्सक्रीट होते हैं. तो अगर यूरिन में सॉल्युबल होगा तभी तो एक्सक्रीट होगा, इनसॉल्युबल होगा तो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा. So again, when the drug is getting excreted from our body, so pH of the urine is an important determinant whether the drug is going to be get dissolved or it will not going to get dissolved. तो आप इसको देखिए, इसमें pK वैल्यू, आयनाइजेशन, एंड देयर इज सो मेनी फॉर्मूलाज. आपको इसमें समझने में, आप पढ़ सकते तो पढ़ लीजिए, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया. व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन pH and pK है. pK is solubility in a particular media. तो आप उसको हमेशा इजीली याद रखने के लिए उसको कंट्रास्ट कर लीजिए. एसिडिक ड्रग बेसिक मीडिया, बेसिक ड्रग एसिडिक मीडिया, it will get ionized and it will get dissolved. Now, जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल. अब देखिए, एक ही ड्रग जब pH 5 में गया तो इट इज अनआयनाइज्ड. दैट मींस द ड्रग इज एसिडिक, मीडिया ऑफ द pH is acidic, so drug is unionized. Same drug when goes to pH 7, drug is mostly ionized. Why it is ionized now? Because the drug is acidic and pH is neutral or slightly basic. Now I have already discussed about structure of the membrane, cell membrane, and transport via passive diffusion and transport via filtration. Now I'll discuss about specialized transport. ये तो सिंपल हर मेम्ब्रेन में होता है. What is specialized transport? ये specialized transport को समझना बहुत जरूरी है, because 99% specialized transport का मतलब ये होता है
दिस इज ऑलवेज कैरियर बेस्ड। उनको एक कैरियर चाहिए। कैरियर चाहिए मतलब, as I've told you, all these cell membrane they have proteins. Mostly these proteins or the receptor act as a carrier. And जो भी ट्रांसपोर्ट उस रिसेप्टर या कैरियर को यूज करके होता है उसको हम बोलते हैं दिस कैरियर ट्रांसपोर्ट, है ना, और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। व्हाट आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द कैरियर ट्रांसपोर्ट? कैरियर ट्रांसपोर्ट देयर आर मोस्टली 4 वेराइटीज। देखिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो हमने पहले डिफ्यूजन पढ़ा वो क्या था? पैसिव डिफ्यूजन। ये क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेशन का मतलब समझते हैं? फैसिलिटेशन इज टू यूटिलाइज समवन फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी और फंक्शन। जब आप किसी एक काम के लिए किसी को यूज करते हैं, फैसिलिटेटर को यूज करते हैं, दैट इज व्हाट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन हो रहा है, सेम थिंग, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई चीज जा रहा है, बट वो कैसे जा रहा है? मेम्ब्रेन को भेदते हुए नहीं जा रहा है, मेम्ब्रेन के ऊपर एक कैरियर को यूज करते हुए जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ दिस इज active transport. Now these are varieties of the active transport, और आप बोल सकते हो specialized या secondary active transport. So this is facilitated diffusion, this is primary active transport, these two are secondary active transport. There are 2 varieties of the secondary active transport. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे facilitated diffusion. तो diffusion, you always remember, diffusion हमेशा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होता है। व्हाट इज कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट? हाई टू लो, अप टू लो, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाना ही डिफ्यूजन होता है। तो हमेशा जहां पे चीजें ज्यादा होती है वहां से कम में जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये भी यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर जो चीजें दिखा रहे हैं कि हाँ ये एक सल्यूट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है, तो ये चीज मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, लेकिन डायरेक्ट मेम्ब्रेन को ना क्रॉस करके ये क्या कर रही है? कैरियर से बाइंड हो रहा है और कैरियर उसको इधर से उधर पहुंचा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। एनर्जी मतलब कोई अलग से फोर्स देने की जरूरत नहीं है, एटीपी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी की एनर्जी या फ्यूल क्या होता है? एटीपी। एटीपी कंज्यूम करने की क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि ये ऑलरेडी अपहिल से लो हिल जा रहा है। तो अपहिल मतलब प्रेशर अंदर से पड़ रहा है उसको कि क्रॉस करो क्रॉस करो। मतलब एक कमरे में आपने 100 लोगों को भर दिया और जब दरवाजा खोलेंगे तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो लोग अपनी फोर्स से खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। सेम ऐसा, एक नदी पहाड़ से नीचे आ रही है तो क्या हमको कुछ एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा? वो अपनी एनर्जी से नीचे आ जाएगी। लेकिन एक नदी का पानी पहाड़ के नीचे से पहाड़ के ऊपर पहुंचाना है, देन तो आपको पसीना आ जाएगा, आपको पंप लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ेगी, तभी वो नीचे से ऊपर जाएगी। लेकिन जब ऊपर से नीचे लाना होता है कुछ नहीं करना पड़ता है, या तो वो खुद ही आ जाएगी, या पाइप लगा दो तो पाइप का खोल दोगे उसका टोटी तो अपने आप नीचे आ जाएगी। सेम ऐसा, जब हमारे घर की टंकी में पानी पहुंचाना होता है तो हम पंप करके इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके पहुंचाते हैं। लेकिन जब हमें वो पानी बाथरूम में चाहिए, हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ नल खोलना होता है, वो पानी आ जाता है। बिकॉज ऊपर प्रेशर ज्यादा है नीचे नहीं है, तो अपने आप प्रेशर ग्रेडियंट से आ जाता है। सेम थिंग इज डिफ्यूजन, ऑलवेज यूजिंग द प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि हायर से लोअर साइड में आता है चीजें। लेकिन आप इसके बाद देखिए, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसका नाम ही अलग हो गया। These 3 are active transport. ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये these 2 are secondary active transport. Here the things always move against the uphill, मतलब ये हमेशा लो से हाई में जाता है। मतलब जहां ऑलरेडी बहुत हाई है वहां घुसने की कोशिश करो। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक कमरे में 100 लोग हैं, आपने दरवाजा खोला, 100 लोगों को आने तो नहीं दिया बाहर, आपने 101 जो 101 वाले व्यक्ति को भी अंदर धक्का मार के घुसा दिया। तो आप सोचो आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप दरवाजा खोलोगे वो 100 लोग ऑलरेडी बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं और आप उसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। जस्ट लाइक ए लोकल ट्रेन, जब हम किसी लोकल ट्रेन में चलने की कोशिश करते हैं, जस्ट एज्यूम कि कितनी मुश्किल से हम चढ़ते हैं, लेकिन जब हमें बाहर आना होता है तो वो फोर्स हमें धक्का देके खुद ब खुद बाहर ले आती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज अगेंस्ट द फोर्स, आपको फोर्स के अगेंस्ट में जाना होता है। दैट मींस एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन का एक और मेजर डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन डज नॉट नीड एनी एनर्जी, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज नीड एनर्जी। बिना एनर्जी के एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी हमेशा एटीपी से लेता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे मिटोकॉन्ड्रिया बनाता है फ्रॉम द ग्लूकोज और शुगर
और जो कि एक्चुअली हमारी बॉडी की फ्यूल होता है। तो हमेशा एटीपी कंज्यूम करके हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। अब देखिए इन तीनों में फिर क्या डिफरेंस है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट क्या है, ये सब्सटेंस कैरियर के साथ बाइंड होगा, कैरियर मॉडिफाई होगा, उसको अंदर पहुंचा देगा विद कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सिंपल। जिस चीज को ट्रांसपोर्ट होना है वो चीज कैरियर के साथ बाइंड होगा। सब्सटेंस हियर, दिस इज अ ट्रायंगल, assuming this is a drug, binds with the carrier pushes it to the uphill from low to high, because it is going low to high, so carrier always needs ATP to transfer the substance, as simple as that. But in case of secondary active transport, now you see there is always a co-transport. Another substance will get transported along with the drug you want to transport. That means देखिए यहाँ पे वो जो ट्रायंगल में हमारा ड्रग है उसके साथ ये रेड डॉट में बॉडी का कुछ सब्सटेंस है, जैसे सोडियम आयन या कैल्शियम आयन है, वो भी साथ में ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब एक ही ट्रांसपोर्ट में एट ए टाइम हम या तो एक्सचेंज करेंगे या को ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द सब्सटेंस व्हिच इज मेंट टू बी ट्रांसपोर्टेड बाइंड विद द कैरियर विद द कंजम्पशन ऑफ एटीपी ट्रांसपोर्टेड इट टू द हायर साइड और हायर कंसंट्रेशन। Now यहाँ पे the substance who want to get transported binds with the carrier and it modifies and transport the substance against the concentration gradient to the higher concentration. But along with that, another substance that is the red dot, it is also get transported. So आपका ड्रग कहाँ जा रहा है? From the high to low, and the जो another substance है वो भी कहाँ जा रहा है? High to low. दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो दिस इज ए को ट्रांसपोर्टर, सिम्पोर्टर। और यहाँ पे आपका ड्रग इस तरफ जा रहा है और जो बॉडी का सब्सटेंस से बाहर आ रहा है, तो एक ही साथ में, मतलब आप देखिए दो लोग एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक हमारा ड्रग और एक साथ में एक एडिशनल व्यक्ति। तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, मतलब दरवाजा खुला तो हमारा जो वांटेड व्यक्ति वो तो गया ही, उसके साथ एक अनवांटेड व्यक्ति भी अंदर घुस गया, सेम ऐसा। और दूसरी चीज क्या हो सकता है, हमने दरवाजा खोला, एक वांटेड व्यक्ति को हम अंदर डालना चाहते हैं, लेकिन साथ में क्या होगा, बीच में से एक व्यक्ति अंदर से बाहर आ गया, सेम ऐसा। तो को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्टर, बोथ दीज थिंग्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों ही सेल के अंदर सेल के बाहर जा रहा है। और यहाँ और दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है, हमारा ड्रग सेल के बाहर से सेल के अंदर जा रहा है और जो को ट्रांसपोर्ट और जो दूसरा मटेरियल है वो सेल के अंदर से बाहर आ जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट। तो ये भी एनर्जी कंज्यूम करेगा, बिकॉज दिस इज ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मतलब हमेशा लो टू हाई होगा, हमेशा कैरियर को यूज करेगा, हमेशा एनर्जी को यूज करेगा, हमेशा लो टू हाई होगा। बट डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री इज दैट हियर ओनली सिंगल सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड, हियर two substances are transported, here the two substances get transported in the same direction, here two substances get transported in counter direction, one get inside, one get outside. So same mechanism can be used for the drug. This can be a drug using the active transport carrier, it can go inside the cell. Here this can be a drug going inside the cell in along with sugar, सेम ही ट्रांसपोर्टर यूज कर रहा है, उसी ट्रांसपोर्टर शुगर उसके साथ अंदर जा रहा था, शुगर के साथ साथ वो भी हो लिया, दोनों साथ में अंदर चले गए। यहाँ पे ड्रग हो सकता है और ड्रग के बदले में सोडियम आयन या पोटेशियम आयन सेल के बाहर आ सकता है, तो एक चीज अंदर गया दूसरी चीज बाहर आ गया, तो ये एक एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट हो गया। ये को ट्रांसपोर्ट, ये सिंगल ट्रांसपोर्ट, दिस इज को ट्रांसपोर्ट, दिस इज एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट। मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा, ऑल थ्री आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बट दिस इज सिंगल, दिस इज डबल, बट हियर को, हियर काउंटर। So these are all basic mechanism for the cellular transfer. Now इस mechanism को अगर आप समझेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से आप सेल के अंदर से चीजों को बाहर ला सकते हैं या बाहर से चीजों को सेल के अंदर पहुंचा सकते हैं। Now there is another type of transport. This is called vesicular transport. Vesicular transport, आप लोगों ने फेगोसाइटोसिस पढ़ा होगा कि किस तरीके से बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर जाता है या हमारे सेल की इम्यूनिटी बैक्टीरिया को मार डालता है, तो उसके लिए हमने फेगोसाइटोसिस पढ़ा हुआ है। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में देखिए क्या डिफरेंस है। अब तक हमने क्या पढ़ा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मतलब मेम्ब्रेन एज इट इज है, मेम्ब्रेन को मैनिपुलेट करके द सब्सटेंसेस आर गोइंग इनसाइड द सेल और कमिंग आउटसाइड द सेल।
But in case of vesicular transport, membrane itself will act as a carrier. मतलब खुद membrane ही carrier बन जाएगा. ये इसको हम बोलते हैं vesicular transport. और इसमें दो varieties है, endocytosis and exocytosis. अब दोनों सेम ही है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है. एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड. मतलब सेम मैकेनिज्म को यूज करके जब कोई सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड goes inside, this is called endocytosis. Any substance using the same mechanism from inside of the cell comes out of the cell, it is called exocytosis. So going inside is endo. Endo means inside. Endocytosis, moving inside the cell. And using the same mechanism, when a substance come out of the cell, it is called exocytosis. Now, this is the mechanism. First we understand what is endocytosis. Now you see, in a membrane, there is a protein. I have always told you there are proteins, two types of proteins. Some are integral protein, मतलब आर पार होते हैं, from inside to outside. Some are only present only inside or only outside. So, in case of endocytosis or exocytosis, these proteins are used. You remember the structure of the cell membrane? Here, some proteins are integral protein, or the proteins they protrude from inside to outside. जो भी active transport होता है या facilitated diffusion होता है, these act as a carrier. This is called integral protein or intrinsic protein. Now, there are some extrinsic protein. They are bound mostly in the outside or maybe in the inside. So they are not through. मतलब अंदर बाहर cross नहीं हो रहा. So they cannot be used as a carrier for active transport or facilitated diffusion, क्योंकि ये अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं हो रहा है, सिर्फ बाहर या अंदर अटैच है. तो इसको हम कैरियर जैसे यूज नहीं कर सकते. मतलब एक पाइप हमने लगाया और वो आधी दीवार में आके खत्म हो गया, तो वो उसको यूज करके हम घर के अंदर नहीं घुस सकते. अगर हमने कुछ ऐसा चैनल बनाया जो अंदर से बाहर जा रहा है, तो उसी को हम चैनल एज ए ट्रांसपोर्टर यूज कर सकते हैं. समझ रहे? तो बाहर से कुछ लगा है या घर के अंदर से कुछ लगा है, उसको यूज करके हम दीवार को क्रॉस नहीं कर सकते. So these are extrinsic. These extrinsic protein act as a carrier for the endocytosis or exocytosis. Now, just like that, this protein is attached in the outside of the cell membrane. This is the substance that is going to be transferred inside the cell, जिसको सेल के अंदर पहुंचना है. This drug will get attached to the protein. और जैसे ही वो प्रोटीन के साथ bind होगा, तो membrane will slowly get inside, and वो क्या करेगा, धीरे धीरे सेल के अंदर चला जाएगा और ये दोनों साइड आपस में पास आ जाएगा और फ्यूज होके एक वेसिकल बना लेगा, मतलब एक थैला बैग जैसे बना लेगा. एंड दिस वेसिकल व्हेन द बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन फ्यूजेस, मतलब जब ये और अंदर जाएगा, इस तरह से अंदर जाएगा और यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, तो ये वेसिकल अंदर हो जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन में कभी छेद नहीं होगा. हम ये सोचो कि ये वेसिकल बनने का सेल मेम्ब्रेन में होल हो जाएगा एंड सेल मेम्ब्रेन विल गेट डिस्ट्रॉयड. इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से अंदर आके वेसिकल बनेगा और सेल मेम्ब्रेन ये जो दोनों पार्ट है ये फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज होके दोबारा जुड़ जाएगा. दिस वेसिकल comes inside and according to need it can release the substances inside the cell. देखिए ये जो वेसिकल है, वेसिकल से अंदर आया, वेसिकल खुल गया, ब्लास्ट हो गया और सब्सटेंसेस सेल के अंदर पहुंच गए. So this is called endocytosis. So the whole protein along with the part of the membrane comes inside the cell just like a vesicle or just like a sac. So this is called endocytosis. Using the same mechanism, when a drug binds with the cell membrane from inside the cell, एक्सोसाइटोसिस करना है मतलब उसको अंदर से बाहर आना है, तो हमेशा वो सब्सटेंस अंदर ही बाइंड होगा, अंदर से बाइंड होगा, फिर वो थैला जैसा बनेगा और वो बाहर आके ब्लास्ट हो जाएगा और वो सब्सटेंस को बाहर छोड़ देगा. So this is called exocytosis. By this way, the substances will bind from inside the cell, that they will make a vesicle or sac. This vesicle will now fuse with the cell membrane. वो vesicle अब cell membrane के साथ fuse होगा and cell membrane will slowly open on the sac. sac के थ्रू ओपन होगा, इधर उधर से कहीं ओपन नहीं होगा, सेल कोई डिस्ट्रॉय नहीं होगा और ये धीरे से वो सामान को बाहर स्पिट आउट कर देगा. जैसे वो सामान स्पिट आउट हो जाएगा, वो सामान सेल के बाहर पहुंच जाएगा. So this is called exocytosis. Now, how will you decide which substance will go via the active transport, which substance will go via endocytosis or exocytosis?
This depends firstly on the molecular weight of the substance, second on the size of the drug substance, third on the tendency or intensity to bind with a protein. You understand? जो ड्रग इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो सकता है वही तो हो सकता है ना इस प्रोसेस में इन्वॉल्व. If the drug does not have the capability or the properties to bind with this protein, it cannot be endocytosis, cannot be go through endocytosis. So structure of the drug, chemical formula, molecular weight along with its binding capability with the protein, that decides what mechanism is drug going to use to get inside the cell. So mostly drug which having a tendency to bind with such carrier protein, they will easily get transported by active transport. मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर होना है तो उस ड्रग में वो प्रॉपर्टी तो होना चाहिए ना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो इंटीग्रल प्रोटीन कैरियर है वो उसके साथ बाइंड हो सके. तो अगर ड्रग में वो कैपेबिलिटी है, वो बाइंड हो सकता है, तभी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है. और अगर ड्रग में वो कैपेबिलिटी है कि वो इंटीग्रल प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होता बट बाइंड्स विद द एक्सटीरियर प्रोटीन और एक्सटर्नल प्रोटीन, दे विल गो थ्रू द एंडोसाइटोसिस. But a common assumption is that the drug with having very high molecular, very high molecular weight, मतलब more than 5,000 Dalton, may go to the endocytosis. Now you can say out of the 100 drug, only 1 or 2 drug will go to the endocytosis. मतलब 100 में से 2 drug endocytosis के through कभी-कभी जाएगा. 98%, 99% of the drug they use this specialized carrier because most of the drugs, molecular weight of the drugs, they are below 1,000 Dalton, and most of the drugs chemical formula is like that, they can easily bind with this carrier protein. Now what decide the binding capability with the carrier protein? क्या decide करता है कि ड्रग में carrier protein के साथ bind होने की capability है कि नहीं है? Now ये decide करता है, जैसे मैंने शायद जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनको पता होगा, क्लास में मैंने पढ़ाया था. Just like lock and key, for a particular lock we have a particular key. Now in case of key, a specific key will bind with a specific lock. हर कोई key किसी भी लॉक में नहीं जाएगा, या आप बोल सकते हो कि हर एक लॉक का एक स्पेसिफिक की होता है. और when we design a lock, obviously we also design a key. Without a key, the lock is of no use. So just like that, every drug acts as a key to open a particular lock, that is a particular protein. And if the drug discovery people or the pharmacist or the scientist, they are incapable of designing a key, they will never ever successful to design a drug having a good therapeutic effect. मतलब एक ड्रग में अच्छा थेराप्यूटिक इफेक्ट तभी होगा जब वो एक की जैसा काम करेगा. एंड ड्रग की सक्सेस उसी पे डिपेंड करता है कि which lock you have targeted and how you are going to make the key, because here the lock is already available because they are integral protein in our cell. Already वो lock available है, आप उस lock के साथ कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने lock नहीं बनाया, भगवान ने already endogenous lock बना के छोड़ दिया है. So we know the protein structure, all the scientists, है ना, because this protein structure are unique for a particular type of cell. मतलब जो किडनी सेल में प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा वो हार्ट सेल में नहीं होगा, जो हार्ट सेल में होगा वो आपकी ब्रेन सेल में नहीं होगा. So each and every organ system of our body have the particular protein. So scientists know what type of protein is present in brain, what type of protein is present in heart, or what type of protein is present in kidney cell. So they know their structure. So when they design a drug, they always take care of that part, that what is the structure of the lock, what is the structure of the protein, the organ which are actually targeting, and depending on the lock what type of structure is required, मतलब की कैसा होना चाहिए, वो उसी हिसाब से ड्रग मॉलिक्यूल डिसाइड करते हैं. इसीलिए देखेंगे एवरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम. लाइक अगर हम बात करें कि हम बीटा ब्लॉकर की, एपिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, है ना, ये सब सारे ड्रग, लॉल, दे हैव ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. We know they bind with the beta receptor in the heart. They do not bind with any other beta receptor in any other part of our body. So that means कि जब भी एक पार्टिकुलर, जैसे हमने बोला कि हमने रोफिकॉक्सिब
डिसाइन किया, मतलब कॉक्सिक कैटेगरी, तो दे आर एनाल्जेसिक, दे ऑलवेज बाइंड विद द COX-2 एंजाइम in our body. So we know what is our target, what is our lock. Now we are only going to design the key. So हम की को different टाइप के मॉडिफाई करके उस लॉक को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं और उस सेल के अंदर जा सकते हैं. Now this is all about the intracellular transport. Now in the next class, this is absorption part, and what are the effect of this intracellular transport on the absorption and also on the biotransformation and metabolism. We'll discuss in the next class. Now I'm going to unmute. If any of the student have any question, you can ask. Oh, Sandeep को बोल. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी कंफ्यूजन है? नो मैम. कौन जिया बोल रहे हो? यस मैम. आया समझ में? यस मैम. आपको जीपे टैपियर होना है? यस. इसका खुद का पति रहता है, जो भी मानता है आप एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा. इसके बाप को गाली मत. कौन बोल रहा है? नाम बताइए पहले. और पहले से देखा ही नहीं. वो देखी थी. शिव मंदिर यही आप घर पे बात मत कीजिए. हेलो. आप अपने क्वेश्चंस पूछिए. मैं बोल लड़की है. तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके. नो मैम. ओके मैम. ओके. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर योर थैंक यू मैम. क्वेश्चन. थैंक ओके, हम अभी सेशन को क्लोज करते हैं. थैंक यू मैम. सेशन को क्लोज कर दो. और रिकॉर्डिंग कैसे करते कर लो. रिकॉर्डिंग थी मैडम. ठीक. तो इसको क्या अभी कैसे क्लोज करूं उसको? आप एंड मीटिंग कर दीजिए, स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए. एंड कर दो. लीव कर दो ना. नहीं, एंड